हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में जो हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें जो आज का हमारा मुद्दा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी। ये समय समय पर हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। गवर्नमेंट भी इस पे बार बार अपना स्टेटमेंट देती रहती है। और यही सब देख करके, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, या फिर अदर कोई स्टेट पीसीएस हो, अगर वहाँ पे जीएस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ये टॉपिक दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर 1 2 3 4 5 जितने भी पेपर्स होते हैं, सब में इससे उससे में हर जगह कहीं पे भी घुसा करके इसको पूछ लेता है। तो हमारे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आज हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, जो लोग नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ये चैनल बहुत ही यूज़फुल है आपके प्रिपरेशन के लिए। और दूसरी बात ये कि जो जो ये सब सारे लेक्चर्स हैं, इनका जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। ये अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जा करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस लेक्चर के अलावा भी बहुत सारे पीडीएफ हैं जो आप जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो खैर शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। पहले ये जो लिखा उखा है सब, ये सब भूल जाइए। पहले एक समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, एक चीज़ है जो समझना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली होता क्या है। चलिए, सपोज दैट आप जो है किसी का मर्डर कर देते हैं, तो आप चाहे केरला में करिए, चाहे यूपी में करिए, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, या फिर सिख हैं या ईसाई हैं, कुछ भी हो, आपको लगना है 302 ही। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं से भी, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको लगना है 302 ही। ठीक है, इसका मतलब ये कि क्रिमिनल केस में आपका जो लॉ है, जो कानून है, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंट्री एंड अक्रॉस द रिलीजियस और सोशल बेसिस। लेकिन अगर यह मुद्दा किसी के विवाह का है, ठीक है, या फिर एक जनरेशन से अगले जनरेशन में प्रॉपर्टी जो इनहेरिट की जाती है उसका मुद्दा हो, या फिर डाइवोर्स का मुद्दा हो, तो हमारे देश में अलग अलग रिलीजियस समूह के लिए, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग तरह का कानून है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल लॉ। ठीक है, इसको हम पर्सनल कानून बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा कोड है कि जो एक ही तरह का लॉ हो, एक ही तरह का कानून हो, और वो सब पे लागू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड, आर कम्युनल बैकग्राउंड, आर कास्ट बैकग्राउंड। ठीक है, उम्मीद है कि आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अभी इसको हम डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है। ओके, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इज वन दैट वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर एंटायर कंट्री, applicable to all religious communities in their personal matters such as marriage, divorce, inheritance and adoption। ओके, मतलब कि अगर ऐसा कोई कोड हो जो कि इन सब मैटर्स पे सभी के लिए लागू हो, और इसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो ऐसे कोड को, ऐसे कानून को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो आर्टिकल 14 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उद्देश्य है, इट सीक्स टू रिप्लेस पर्सनल राज बेस्ड ऑन द scriptures and customs of each major religious community in India with a common set of rules governing every citizen। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक ही लॉ हो इन सब मैटर पे भी, मतलब शादी विवाह के मैटर पे भी, डाइवोर्स के भी मैटर पे भी, एक ही लॉ हो जो कि सब पे लागू हो। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, तो देखिए पर्सनल लॉ का क्या स्टेटस है इंडिया में। तो पर्सनल लॉ आर द सब्जेक्ट ऑफ द लाइक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ये कंकरेंट लिस्ट में है। मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सेंटर भी अपना कानून बना सकता है और स्टेट भी अपना कानून बना सकता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पर्सनल लॉज हैं जो कि अपने अपने तरह से अपने अपने रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों को, अपने अपने कम्युनिटी के लोगों को हैंडल करते हैं और उसके लिए अपना कानून बनाते हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है 1956 का,
हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है 1956 का। एक चीज यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो हिंदू पर्सनल लॉज हैं इसको काफी हद तक मॉडर्न लाइन पे इसको मॉडिफाई किया गया है, मॉडर्न लाइन पे इसको कोडिफाई किया गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा विसंगतियां नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम है ही नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा विसंगतियां नहीं है। और ये जो हिंदू लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉज हैं, ये सिख, जैन और बुद्धिस्ट पे भी लागू होते हैं। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो अभी भी प्राइमरली किस पे हैं, मतलब कि उन अपने ट्रेडिशन पे बेस्ड है, अपने कुरान पे बेस्ड है। उनका जो मॉडर्न वर्जन है वो अभी नहीं आया है। और उनके ज्यादातर कानून सरिया लॉ जो 1937 का है उसके अकॉर्डिंग गवर्न होता है। ठीक है। इंडिया के अगर मुस्लिम्स की बात हम करें तो इट क्लियरली स्टेट्स दैट इन मैटर्स ऑफ पर्सनल डिस्प्यूट्स द स्टेट शैल नॉट इंटरवेन। यहाँ पे वर्ड लिखा है शैल नॉट, मतलब कि पर्सनल अफेयर्स में, शादी विवाह में, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस में, इसमें स्टेट इंटरवेन कर ही नहीं सकता है। यह पूरी तरह से किससे गवर्न होगा, जो कुरान में लिखा गया है, जो हदीस में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। अब देखिए इसमें क्या विसंगतियां हैं, क्या नुकसान है, या सोसाइटी के लिए क्या नुकसान है, ये सब सारी चीजें अलग मुद्दा है। लेकिन अभी हम केवल यह बात कर रहे हैं कि पर्सनल लॉ जो है कि कैसे कैसे अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। ठीक है। इसी तरह से आप क्रिश्चियन का भी देखेंगे, जीव्स का भी देखेंगे, तो उनका भी अपना डिफरेंट पर्सनल लॉज है। अब सोचिए कि अगर इस तरह के इतने ज़्यादा पर्सनल लॉज होंगे तो जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम कब क्या करें तो हमको क्या सज़ा मिलेगी, हम कब क्या करें तो हमको सज़ा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में एक अनस्टेबिलिटी लोगों के दिमाग में रहती है और सोसाइटी में भी रहती है। ठीक है। तो इस वजह से इन सब सारे कारणों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता इसलिए है कि डिफरेंट जो पर्सनल लॉज हैं दोस्तों, वो कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं। कम्युनल बेस पे, रिलीजियस बेस पे कम्युनिटी के या सोसाइटी के एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से अलग करते हैं, और जो कि बाद में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल हार्मनी के लिए, सोशल स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक साबित होता है। ठीक है। इसके अलावा जो पर्सनल लॉज हैं दोस्तों, इसको अगर देखा जाए तो एक तो यह काम करता है कि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स को ये बांट देता है, किस बेस पे, उनके रिलीजियस वैल्यूज के बेस पे। और दूसरा, पर्सनल लॉज में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बहुत हद तक देखा जाता है, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो। ठीक है। तो जेंडर, चूंकि देखिए अभी मॉडर्न सोसाइटी में हम हमेशा जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम एक तरफ जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पर्सनल लॉ को भी लागू कर रहे हैं, तो जो जेंडर इक्वलिटी लाने का हमारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड विल प्रोवाइड विमेन विद द राइट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये कि चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, या फिर अन्य किसी भी रिलीजियस ग्रुप की महिला हो, तो उसको इक्वल राइट मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड। ठीक है। तो एक तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ये फायदा होगा कि विमेन एम्पावरमेंट एंड अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन इन द ऑल स्फीयर ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। एक तो ये चीज सिक्योर हो जाएगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप साहबानो का केस जानते ही हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। साहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डायरेक्शन दिया, डायरेक्टिव्स दिया। फिर उसके बाद सायरा बानो केस वाले में जो ट्रिपल तलाक था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। तो ये सब चीजें इस चीज को साबित करती हैं जो पर्सनल लॉ है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। इसके अलावा जो भी जितनी भी चीजें हैं, विसंगतियां हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कम्युनल राइट्स होते हैं, वायलेंस होते हैं, महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट वायलेंस होता है। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट होता है, महिलाओं को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते, उनको बहुत ज्यादा बाउंड करके रखा जाता है, दबा के रखा जाता है, उनका सोशल एक्सक्लूजन होता है, उनको सताया जाता है, डराया धमकाया जाता है, मारा पीटा जाता है। तमाम चीजें आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मुद्दा ये है कि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो उसके सामने कौन कौन सी परेशानियां या कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन गेट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट टू इक्वलिटी।
अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप एक ही लॉ को सबके ऊपर लागू करने का कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, ये सब क्या करते हैं, आपको आपका जो रिलीजियस मैटर है, कई सारे रिलीजियस मैटर्स को एज ए फंडामेंटल राइट घोषित किया है हमारा संविधान ने। तो ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू करेंगे तो जो आपका फंडामेंटल राइट है और जो गवर्नमेंट का लॉ है, इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा और इससे जो है कोर्ट में और भी ज्यादा लिटिगेशन बढ़ते जाएंगे। ओके, हालांकि जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं वो पब्लिक आर्डर, हेल्थ और मोरलिटी के बेस पे गवर्नमेंट उसको इंटरवीन कर सकती है, लेकिन अब आप सोचिए कि एक तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको पब्लिक आर्डर के बेस पे, हेल्थ के बेस पे, मोरलिटी के बेस पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिफाइन करेगी और लागू करेगी। तो ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट खुद ही, केवल जनता ही नहीं, गवर्नमेंट भी कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएगा और उसके पास जो है तरह तरह के केसेस, तरह तरह के भिन्न भिन्न के रंग रंग के केसेस आएंगे और उसको सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो मतलब ये कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पीछे, लागू करने के सामने एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इन 2018 जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन ने कहा 2018 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज इन द कंट्री। लॉ कमीशन का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो अभी जरूरत है और ना ही अभी ये सुटेबल है इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए, क्योंकि द कमीशन सेड सेक्युलरिज्म कैन नॉट कंट्राडिक्ट द प्लूरलिटी प्रिवलेंट इन द कंट्री। देखिए, जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे तो एक ही लॉ होगा पूरे देश के लिए। इसका मतलब आप सेक्युलरिज्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश को एक ही ढांचे में आप बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह क्या होगा, चूंकि हमारा सोसाइटी प्लूरल है, डाइवर्सिफाइड है और डाइवर्सिटी हमारी एक पहचान है, तो इस डाइवर्सिटी को खतरा है। ठीक है, तो इसलिए लॉ कमीशन ये कहता है कि अभी वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ना तो सही समय है और ना ही जरूरत है। ओके, तो जब आप लिखें आंसर तो ये लॉ कमीशन का आर्गुमेंट जरूर लिखें और मैं यही कहूंगा कि इस लॉ कमीशन के आर्गुमेंट को आप अपने कंक्लूजन में लिखिए, क्योंकि ये वे फॉरवर्ड के रूप में बहुत ज्यादा सुटेबल होगा। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं वो तो है ही हैं, उसके बाद कुछ सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी द माइनॉरिटीज फियर्स दैट द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इज बीइंग इम्पोज्ड ओवर देम। देखिए, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें देखिए ये शाश्वत सत्य है कि जो उसमें कंसिडरेशन होता है उसमें जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनकी ज्यादा सुनी जाती है। आप जो है खुद ही सोच के देखिए कि एक कोई कमेटी है और इसमें 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग में से 5 लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसमें से 3 लोग किसी और से, 2 लोग किसी और से। तो ऑब्वियसली जो इस यहाँ पे फाइनल डिसीजन होगा उसमें जो मेजॉरिटी में है उनका ज्यादा रोल होगा, उनकी बातें ज्यादा होंगी। ये शाश्वत सत्य है, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे आपका कॉमन लाइफ हो। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में यह कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा तो जो माइनॉरिटीज हैं वो, उनको इस बात का डर है कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनके जो कल्चरल आप कह सकते हैं आइडेंटिटीज हैं, वो जो है माइनॉरिटीज के ऊपर थोपी जाएंगी। यह एक डर है। उसके बाद गिवन वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी एमंग ऑल सच पीपल विल बी ह्यूज चैलेंज। वही हमने कहा कि एक तरफ हमको अपने डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करना है और दूसरी तरफ हम अपने आप को सेकुलर भी बनाना चाह रहे हैं। तो ये दोनों जो है अपोजिट हैं एकदम एक दूसरे के, तो ऐसे में इसको लागू करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ इंडियन सोसाइटी पोजेज अ बिग चैलेंज इन द इम्प्लीमेंटेशन। आप मान लीजिए एक लॉ बना भी दिए, मशक्कत करके एक ऐसा लॉ बनाए जो कि एक्सेप्टेबल है और जो कि हमारी डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करता है और जो कि हमारे सेकुलरिज्म को भी बढ़ावा देता है, लेकिन हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि वो पैट्रियार्कल माइंड सेट है, तो ग्राउंड लेवल पे ऐसे लॉ को वो लागू ही नहीं होने देगा। ओके,
तो ऐसे में ये सब सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हमारे सामने निकल के आएंगे। अगर हम देखें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से हमको फायदा क्या होगा, मेरिट्स इसके क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो नेशनल इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली पूरा नेशन जो वो है, पूरा देश जो है, अगर एक ही लॉ में लॉ के प्रति एबाइड होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन आना तय है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, हमने बताया कि बहुत सारे पर्सनल लॉ हैं तो उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, कम्प्लेक्सिटीज है, लेकिन अगर एक ही लॉ होगा तो वो सिंप्लीफाइड होगा और आसानी से हर कोई समझ सकता है। फिर उसके बाद लीगल सिस्टम भी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तरह तरह के पर्सनल लॉज हैं, तरह तरह के केस आ रहे हैं, तरह तरह के जजेस स्टडी कर रहे हैं, तो लीगल सिस्टम जो है थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिले हो जाता है, जल्दी से लोगों को डिसीजन नहीं मिल पाता है, न्याय नहीं मिल पाता है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो लीगल सिस्टम है वो भी थोड़ा सा सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकुलर सोसाइटी स्टेब्लिश होगी ही होगी, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। जेंडर जस्टिस होगी, पर्सनल लॉ में हमने देखा कि बहुत ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, हर तरह के हर रिलीजन के जो पर्सनल लॉज हैं उसमें जेंडर्स को स्पेशली जो विमेन है उनको जो है प्रॉपर राइट्स नहीं दिए गए हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे तो जेंडर जस्टिस होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड लीड द डिफीट ऑफ द कम्युनल एंड डिवाइसेशनिस्ट फोर्सेस। जो कम्युनल फोर्सेज हैं, जो कम्युनल वायलेंस वगैरह होते हैं, जो कम्युनल लीडर्स निकल के आते हैं और सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, जो कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, तो इन सब चीज़ों को हम जो है रोक सकते हैं। ये सब सारे मेरिट्स के रूप में हम देख सकते हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड के रूप में देखें तो इतना बड़ा ये भी जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको बस केवल 2-3 पॉइंट में आसानी से आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको जो है आराम से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ लेकर के। सबसे पहले तो एक पीस मील अप्रोच रखना है हमको, मतलब ये कि जितनी भी कम्युनिटी है ऐसे लॉज बनाने हैं जो कि सब पे लागू हो, ठीक है, इवन इस तरह से बनाना है कि जैसे मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी है तो हिंदू के लिए एक पर्सनल लॉज, मुस्लिम के लिए एक पर्सनल लॉ, ठीक है, और वो सभी सिचुएशन में लागू हो। जो पर्सनल लॉ हैं इनके, उनको जो है कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि जो इनके पर्सनल वैल्यूज हैं वो भी ना हर्ट हों, और उसके साथ साथ जो मॉडर्न वैल्यूज हैं वो भी इनकलकेट की जा सके इस चीज में। ठीक है, दूसरा दूसरा जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीजें हैं उन सब चीजों को दूर करने का प्रयास हमको करना चाहिए। ओके, तो इस तरह की चीजें, उसके अलावा अवेयरनेस, मतलब ये कि हम ऐसे वैल्यूज को ही डेवलप कर दें कि ये सब बहुत ज्यादा मायने न रखे और आसानी से लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट कर लें। मतलब लोगों के अंदर अवेयरनेस, एक दूसरे के कल्चर के रिस्पेक्ट करने का जो अवेयरनेस है उसको डेवलप करें। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है उसको ध्यान में रखना है कि जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाएं तो कुछ इस तरह से बनाएं कि जो लोगों को दिया गया फंडामेंटल राइट है और जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन दोनों में किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो अगर ये 3-4 पॉइंट पे हम अपना ध्यान केंद्रित करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं तो ये जो है आने वाले समय में हमारे लिए यूजफुल साबित होगा और सोसाइटी के लिए भी यूजफुल साबित होगा। तो बस इतना सा ही हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड में पढ़ना है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी है और माल भी है, तो आप जो है अपने आंसर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन अगर वो बनाता है, अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।